किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने और हेरिडिटी भी पढ़ लिया होगा बहुत से टीचरों से। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, इसे कॉन्फिडेंस ही मानना, जैसे हेरिडिटी आज पढ़ा दूंगा इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो कल अपना एग्जाम है और पूरे का पूरा चैप्टर करते हैं। आइए समझते हैं हेरिडिटी क्या चैप्टर। इसका नाम पहले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हुआ करता था, एवोल्यूशन वाला पार्ट काट दिया गया है, हेरिडिटी बचा है। ठीक है जी, पूरा एक क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, लगभग 40 से 45 मिनट आपको लगेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद ऐसे क्वेश्चन जो कल सीधे सीधे आएंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, सुनो, आपके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, मम्मी से कुछ कैरेक्टर्स मिलते होंगे, पापा से कुछ कैरेक्टर्स मिलते होंगे। हाँ, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होंगे जो आपके मम्मी पापा से नहीं मिलते हैं, जो दोस्तों के साथ आपने बिल्ड करे होंगे, मसल्स बनाई होंगी आपने, समझ में आया, हेयर स्टाइल बढ़िया से बना दिया होगा, ये कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स को बायोलॉजी में ट्रेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेट्स बोला जाता है। समझ में आ गया। लेकिन कैरेक्टर तो दो टाइप के होंगे, है ना। आपकी आंखें आपकी मम्मी की तरह दिखती हैं, आपके बाल आपके पापा की तरह ब्राउन है, ये कैरेक्टर भी हो गया। बट आप बड़े बदतमीज हो, ये जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब वो भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है। तो इसका मतलब दो टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर जो आपके कैरेक्टर का मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पापा से आपके अंदर आई है, ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे ट्रेट को हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। समझ में आया? इनहेरिटेड। और कुछ आपने अपनी सराउंडिंग से सीखा है, कुछ आपने अपनी सराउंडिंग से बनाया है, उसको कहा जाएगा एक्वायर्ड ट्रेट। समझ में आ गया बेटा? इनहेरिटेड क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट। आई का कलर, हाइट हो गई, ब्लड का टाइप हो गया, ये सब आपका एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड, इनहेरिटेड है। समझ में आया? और एक्वायर्ड का मतलब जो आपने सराउंडिंग से बिल्ड किया है। ठीक है जी। तो ऐसे कैरेक्टर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो आपने बिल्ड करे हैं उसको एक्वायर्ड कहा जाएगा। जैसे गाड़ी चलाना सीखा आपने, है ना, आपके पापा को हवाई जहाज उड़ाना आता है, क्या तुम्हें आता है? नहीं आता ना। तो इसका मतलब आप सीखोगे, उसे सीखोगे, वो एक्वायर्ड हो गया। ये चीज समझ में आई? स्कायर, स्पीयर्स, ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो गई, एक्वायर्ड है। ठीक है, आप बदतमीजी करते हो, 10वीं क्लास में क्या क्या काम करे पूरे साल तुमने, है ना, तो ये चीज आपके पापा के अंदर से आपके अंदर थोड़ी आई है। ठीक है जी, तो ये एक्वायर्ड हो गया। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन है। ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से आए हैं उन्हें इनहेरिटेड बोला जाएगा, ऐसे जो आपने खुद इनबिल्ट कर रहे हैं सराउंडिंग से उसे एक्वायर्ड कहा जाएगा। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे समझते हैं। अब क्या है, वो जो एक्वायर्ड वाला ट्रेड था उसको हटा दो, काट दो, इनहेरिटेड पे आ जाओ। ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आप में आए हैं, जो ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे इनहेरिटेड ट्रेट्स जो आपके पेरेंट्स से आप में आए हैं, तो कुछ प्रक्रिया हुई होगी, रिप्रोडक्शन दोनों के बीच हुआ होगा, उसके बाद ही तो आया होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है? द पासिंग ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। और यहां पर कौन से ट्रेट होंगे? ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स होंगे। कौन से होंगे बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट्स होंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे कहते हैं ना कि ये तो अपने पापा के ऊपर गया है, या आपकी मम्मी के ऊपर गया है। हम, हमारी इंडियन सोसाइटी कैसे बोलती है? आदत पे बोलती है। भाई आदतें एक्वायर्ड होती हैं, इनहेरिटेड नहीं होती। ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ये सब इनहेरिटेड होती है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? ये चीज हो गई। अब इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, फिलहाल आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स है क्या। हेरिडिटी की स्टडी को, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसकी हम स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। डन है बेटा? डन है। एक्वायर्ड, इनहेरिटेड क्लियर है, जेनेटिक्स समझ में आ गया, हेरिडिटी समझ में आ गया, डन है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। अब ये जब आया है, ये जो इंफॉर्मेशन आई है, इसको लेकर कौन आया? तो आप कैसे, जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो मेल के गैमेट फीमेल के गैमेट में आते हैं, है ना। स्पर्म आपने देखा होगा, स्पर्म क्या है, जब इजैकुलेशन होता है तो वजाइना के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पर्म ही सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और स्पर्म यहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, एग के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट के अंदर इंफॉर्मेशन कहां से आई है? एग से आई है, एज वेल एज स्पर्म से आई है। डन है। अब स्पर्म और एग में क्या था? ऐसा कुछ क्या था? उसके अंदर थे सेल, क्योंकि आपको पता है ना। डन है, उसके अंदर थे सेल। डन है। अब वो सेल के अंदर क्या था? सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में क्या था? डीएनए था। तो कुल मिलाकर के उस सेल की न्यूक्लियस के अंदर चलता हूं अब। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे ही मैं सेल के अंदर गया, मुझे न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था,
डीएनए ही इंफॉर्मेशन लेकर आता है, लेकिन जब ये डीएनए इंफॉर्मेशन लेकर आता है तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्या सर एग्जैक्ट मतलब ये हुआ कि जब वो डीएनए की कॉपी हो रही थी, मान लो 2000-3000 डीएनए की कॉपी हुई, थोड़ा बहुत एरर आ गया। ऐसे समझो आप कोई पेज प्रिंट निकाल रहे हो, 100 पेज प्रिंट निकाले आपने, 1-2 पेज मुड़ गए उसमें, तो एक प्रिंटिंग खराब हो गई। सिमिलरली डीएनए में जब कॉपी होती है तो थोड़ा बहुत एरर आता है। समझ में आया? तो डीएनए ही सब कुछ है। डीएनए ही ये इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि इस व्यक्ति की आंख ब्लू कलर की होनी चाहिए, इस व्यक्ति की आंख ऐसी होनी चाहिए, इस व्यक्ति की मसल्स ऐसी बननी चाहिए। समझ में आया? तो बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डीएनए की कॉपी। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए, दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। समझ में आया? डीएनए कॉपी होती है, बट डीएनए की कॉपी में रोल किसका है? क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम है क्या? इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम होता है, इसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जाती है, और ये किस फॉर्म में जाती है? डीएनए की फॉर्म में जाती है। समझ में आया? अब बात करते हैं क्रोमोसोम। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्रोमोसोम तो पेयर में पाए जाते हैं। बेटा नहीं, क्रोमोसोम सेट में पाए जाते हैं। समझ में आया? क्रोमोसोम एक पूरा सेट बंडल होता है, पूरा का पूरा सेट होता है। अब मेल के अंदर अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आया? इतनी बात क्लियर है क्या? डन है क्या? डन है बच्चा बोलो। जिसके अंदर 22 पेयर अलग कर दूं, क्योंकि 22 पेयर मेल और 22 पेयर फीमेल दोनों में कैसा होगा? सेम होगा। फीमेल में भी 46 होंगे, लेकिन 22 दोनों के लिए क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं तो इसके अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। समझ में आया? पूरा सेट होता है ये, पूरा सेट होता है ये, पेयर में नहीं, पूरे सेट में है। समझ में आ गई बात? आगे समझना। अभी जो डीएनए है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि डीएनए जो है ये प्रोटीन बिल्डिंग का सोर्स है। तो डीएनए इज द सेल इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। कैसी प्रोटीन बननी है डीएनए डिसाइड करेगा। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है थोड़ी चेंज हो गई, मतलब थोड़ी बहुत चेंज चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर चेंज हो गई तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। और बॉडी का अल्टरेशन का मतलब ये हुआ कि मसल्स, मान लो किसी के, ये मान लेते हैं कि किसी की हाइट 6 फुट 4 इंच बननी थी, ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग हो गई तो वो 5 फुट 4 इंच का रह गया। ऑल्दो ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, समझ में आया? तो जैसे जैसे डीएनए के अगर कॉपी के अंदर इंफॉर्मेशन बदल जाती है तो प्रोटीन मेकिंग की प्रोसेस भी बदल जाएगी। इससे आपकी बॉडी में ऑल्टरेशन आ सकता है, यानी कि बहुत सारे पार्ट ऐसे हो सकते हैं जो बनने वैसे थे, कुछ और तरीके से बन गए। समझ में आया? डन है क्या? डीएनए का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये सारी चीजें आपको मैंने बताई, क्या इस पर सवाल बनेगा? क्या इस पर सवाल बनेगा? देखो, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। क्यों होगा? क्योंकि डिफरेंट इंफॉर्मेशन, देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है कि if the information is changed, different protein will be made and different protein will eventually lead to altered body design। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में? रीजन पूछा था तो ये आपको लिखना है कि अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो प्रोटीन अलग बनेगा, प्रोटीन अलग बनेगा तो बॉडी में ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन हो जाएगा। डन है क्या? सो दिस इज डुएबल, दिस इज डुएबल बेटा, है ना? इसको आप खुद से लिख सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। इसको लिख लीजिए बेटा, लिख लो बेटा खुद से। 2 मार्कर का ये सवाल, 1 नंबर में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही है। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, बिल्कुल सही है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, पेयर में नहीं होते, सेट में होते हैं, पूरा सेट होता है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है, सेल डिवीजन में होते हैं। तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डन है। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है ये गलत करके आते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन सेट होता है, ठीक है जी। डन है बच्चा, डन है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन,
In individuals of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. A gene is not the information source. गलत है ये तो. Each chromosome has only one gene located all along its length. नहीं, one gene नहीं होता बेटा, बहुत सारे होते हैं. Many, बहुत सारे होते हैं बेटा, एक जीन नहीं होता. डन है क्या? समझे? All the inheritance trait in human being are not controlled by gene. नहीं, ये तो गलत है. तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा. ये बिल्कुल सही है. डन है क्या बेटा? ठीक है, इसका अपोजिट भी याद कर लेना. डन है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ठीक है जी, चलो. अब डीएनए की जो कॉपी मैंने बताई थी, अब आप देखो ध्यान से. यहां देखो, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कि जैसे मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है. अब इनके बच्चे हुए, तो यहां देखो ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर जैसे ही कॉपी इसकी बनी तो थोड़ा सा चेंज आ गया. यहां पर देखो इसका कलर चेंज हो गया. इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे समझाया है. सिमिलरली देखो यहां इसका कलर चेंज हो गया. जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी तो यहां देखो हेड तो ठीक है, रेड था, अब देखो थोड़ा सा चेंज और आ गया है. ये देखो थोड़ा सा चेंज और आ गया है. ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि डीएनए की कॉपी एक्यूरेट नहीं हुई है. इसके फायदे होते हैं, हाँ होते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन. इसे क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन कहते हैं. वेरिएशन से क्या फायदे हैं? वेरिएशन से ये फायदे हैं, मान लो अगर वेरिएशन नहीं आया, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी सबकी होती गई, एग्जैक्ट कॉपी अगर होती गई, मान लो धरती पे एकदम सडन चेंज आ जाती है तो सब एक साथ मर जाएंगे. लेकिन अगर वेरिएशन आते रहते हैं तो हो सकता है जो आगे आने वाली जनरेशन हो, ये उस कंडीशन, एनवायरनमेंट की कंडीशन को अडेप्ट कर ले. समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक. तो ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकती. अब देखो यहां पर आपको सेम सेम लग रहे हैं बट डिफरेंट है बेटा. ये सेम है, मतलब ये सेम लग रहे हैं बट आइडेंटिटी इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. As a result, the DNA copy generated will be similar. Similar होंगी. जैसे फिगर मैथ में आपने पढ़ते हो ना, सारे सर्कल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं. क्या सारे आइडेंटिकल होते हैं? क्या सारे सेम साइज के होते हैं? नहीं ना. सिमिलर का मतलब को पता है ना, शेप सेम होता है. ठीक है जी, एरिया सेम हो ऐसा कोई मतलब नहीं होता उसमें. सारे सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, और इट विल लीड्स टू वेरिएशन. और वेरिएशन किसमें हेल्प करेगी? अडेप्टेशन में हेल्प करेगी. वेरिएशन किसमें हेल्प करेगी? अडेप्टेशन में हेल्प करेगी. समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं? क्या होती है इंपॉर्टेंस वेरिएशन की? So variation in species help them to adapt themselves to that particular environment and give them a change of survival. चांस ऑफ सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें वेरिएशन आई. जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हुआ, सारे एक साथ नहीं मरे, कुछ मर गए, कुछ मर गए. सारे बैक्टीरिया एक साथ नहीं मरे, कुछ मर गए, लेकिन कुछ जो जिंदा रह गए उन्होंने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया. क्यों अडेप्ट करा? क्योंकि उनमें क्या आया था? वेरिएशन आया था. समझ में आया कि नहीं? डन है क्या? अब इंसान के अंदर वेरिएशन नहीं आया क्या? पहले हमारे पीछे पूंछ थी, धीमे धीमे हमने क्या करना स्टार्ट करा? वेरिएशन करना स्टार्ट करा. ठीक है जी. तो हो क्या रहा है कि बॉडी के ऑर्गन क्या होते जा रहे हैं? ऑल्टर्ड होते जा रहे हैं, थोड़े 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 थोड़े. ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. अब इस पर यार लॉ लेकर आए. कौन लेकर आए? मेंडल साहब. ये सब हो कैसे रहा है? अगर देखो मैथ पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हम सारी चीजें एग्जैक्ट पढ़ते हैं क्या? सारी चीजें एग्जैक्ट होती हैं? पॉसिबिलिटी होती है. अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना चाहते हो, एक चीज माइंड में रखना, यहां जितनी बातें होंगी पॉसिबिलिटी पर होंगी, पॉसिबिलिटी पर होंगी. समझ में आया? ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब चांस है. ठीक है जी, चलो अब समझते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट. पहले मेंडल साहब के बारे में जानते हैं. एज सच एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके लिए जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने करा वो बहुत अद्भुत था. ठीक है जी. मेंडल वॉज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. वियना से याद आता है वियना कांग्रेस. मतलब क्या हुआ? कहां की चीज होगी? यूरोप की. ठीक है जी.
फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज जील फॉर साइंटिफिक क्वेश्चन। देखो आजकल के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात इंडिया में, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पढ़ो भाई, माता पिता को पढ़ाओ। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस, व्यक्ति फेल हुआ था, आज हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इंडियन पेरेंट्स की ये जो मेंटेलिटी है ना कि पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, नौकर ही बनाना है इंडियन पेरेंट्स को, समझ में आया? कुछ सीख सकते हैं यहां से हम कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और ये इंडियन पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि बच्चों को इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि मेंटली अनस्टेबल मत करो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर बच्चे के अंदर जिस फील्ड के अंदर कैपेसिटी है वहां बच्चे को भेजोगे तो बच्चा ज्यादा अच्छा कर पाएगा, रादर देन कि आप फोर्सफुली उसे पढ़ाएं। ठीक है जी, फिलहाल मेरा काम है बताना, समझते हैं। तो जब वो फेल हो गए अपने एग्जामिनेशन में, वो उनको टीचर बनना था, नहीं बन पाए, लेकिन ही वेंट टू बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग प्याज। देखो व्यक्ति सीधा साधा जीवन, पी बोलते हैं इसको, है ना, मतलब मटर, मटर उगाना स्टार्ट कर दिया। मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को स्टडी किया बट कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट मेंडल blended this knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation। क्योंकि इनको मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर रेशियो में काम करा। अभी समझ आगे आपको समझाऊंगा कि रेशियो आपको पता है मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, तो यहाँ पर ये रेशियो वगैरह निकालने लग गए मटर को उगाने के बाद। बस ये आज भी आपको परेशान कर रहा है लेकिन आज की बात नहीं करेगा। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, समझना ध्यान से, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर मतलब क्या है इसका, सुनो। मटर का एक पौधा लंबा है, एक पौधा छोटा है, कैरेक्टर क्या है उसका, कौन सा कैरेक्टर है ये, एक्वायर्ड है ना, इनहेरिटेड है। बेवकूफ, लंबा हुआ है तुम देख पा रहे हो लेकिन वो उसके पेरेंट्स से आया होगा, पेरेंट्स मतलब पिछले मटर से आया होगा। तो वो जो उसका इनहेरिटेड कैरेक्टर है लंबा और छोटा, क्या दोनों अपोजिट है? अपोजिट को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, समझ में आया? अपोजिट कैरेक्टर लिए उन्होंने। ऑफ गार्डन पी राउंड और रिंकल, मतलब जो सीड होगा एक राउंड था और ऐसे मुरझाया हुआ था, दूसरा रिंकल, अपोजिट हुए दोनों के, दोनों अपोजिट हुए। टॉल और शॉर्ट दोनों अपोजिट हुए एक दूसरे के। व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर, समझ में आया? अपोजिट लिए, अपोजिट को क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, समझ में आया? इन कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर के पेयर को क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है, समझ में आया? एलील बोला जाता है। इन कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर को एलील बोला जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये कैरेक्टर जो है कॉन्ट्रास्टिंग, इसको एलील बोला जाएगा, डन है, ठीक है। चलो अब बात आती है इन्होंने किस पे किया, तो मटर पे किया। पी प्लांट, जिसको हम पीसम सैटिवम भी कहते हैं, पीसम सैटिवम, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखो ऐसे थे, बैठे थे गार्डन में, कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, अब इन्होंने बताया। अब बात आती है कि इन्होंने मटर पे ही ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया। पहली बात, उनके पास मटर ही उगाते थे, वो तो उस पर कर दिया। दूसरी चीज सुनो, इजी टू ग्रो, इसकी ग्रो, इसकी जो ग्रोथ होती है ना बहुत इजी होती है, प्लस इसकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत छोटी होती है, मतलब इसको बहुत जल्दी उगाया जा सकता है। दूसरा, इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट सच एज पी शेप कलर, हम पहचान सकते हैं कौन सा लंबा है कौन सा छोटा प्लांट है। मेंडल कुड इजिली कंट्रोल फर्टिलाइजेशन, इसमें वो फर्टिलाइजेशन बहुत इजिली कर पाते, छोटे होते हैं पौधे इसके, और जो पॉलिनेशन है वो खुद से भी करा सकते हैं। तो लिखा है बाय ट्रांसफरिंग पॉलन विद स्मॉल ब्रश से भी वो कर सकते थे, इजिली कर सकते थे। क्या एग्जाम में आएगा? नहीं, ठीक है, समझ में आया क्यों मटर के पौधों पर ही किया। लेकिन अब समस्या में करा क्या, सुनो, बहुत इजी है, लेकिन पहले एक चीज समझना, करा क्या उन्होंने बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज समझो। एक होता है ट्रेट, ट्रेट मतलब क्या है, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। क्या मतलब है सर इसका, मतलब ये समझना कि मेरी हाइट जो है वो 6 फुट 4 इंच है, ठीक है। अब मेरे इनहेरिटेड ट्रेट होंगे, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ मान लिया 4 फुट की है, मान लिया है नहीं फिलहाल, लेकिन 4 फुट की मान लिया, तो उसके कुछ ट्रेट होंगे और मेरे कुछ ट्रेट होंगे। मान लो हमारा एक बच्चा हुआ जो 6 फुट का हुआ, तो किसके ट्रेट डोमिनेंट रहे उसमें, ऑब्वियसली मेरे रहे,
इसका मतलब मेरा वाला ट्रेट कौन क्या था, उसके अंदर गया जो क्या था, डोमिनेंट था। और जो मेरी वाइफ वाला उसमें गया वो कैसा था, रिसेसिव था। वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया। समझ में आया? ओके, हमारा एक बच्चा हो गया, हमने अगले के लिए कोशिश करी। अगला बच्चा हुआ 4 फुट का। इसका मतलब इस बार कौन से ट्रेट ने अपना डोमिनेंस दिखाया? तो आप कहेंगे सर रिसेसिव वाले ने डोमिनेंस दिखाया, इसका मतलब ये हुआ कि रिसेसिव वाला विजिबल हुआ। समझ में आया? क्लियर है? अब समझना डोमिनेंट ट्रेट कब दिखेगा। सुनो, मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर कोई भी चीज टॉल ले रहा हूं और लेट से यहां पर मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है, तो इसको मैं बोलूंगा डोमिनेंस। ठीक है, तो ये डोमिनेंट रहेगा। लेट से मैं टी लिख रहा हूं स्मॉल टी, तो ये मेरा रहेगा रिसेसिव। ये मेरा क्या रहेगा, रिसेसिव। समझ में आया? अब अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं, सुनो, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बेटा याद रखना ये कैसा रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं स्मॉल टी कैपिटल टी, तो भी क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। डन है? मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं स्मॉल टी, क्या रहेगा, रिसेसिव। क्योंकि यहां पर इसने अपनी डोमिनेंसी दिखाई और ये विजिबल है, इसलिए ये रिसेसिव रहेगा। समझ में आ गया? तो डोमिनेंट ट्रेट समझ में आ गया, रिसेसिव समझ में आ गया। ओके, अ डोमिनेंट ट्रेट इज अ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर इन अ ऑफस्प्रिंग इफ इट इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ पेरेंट थ्रू अ डोमिनेंट एलीली। समझ में आ गया? ये कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जब रिसेसिव कंट्रीब्यूट करेगा तब वो विजिबल होगा। ठीक है जी, समझ में आया? इसको आगे और समझते हैं, आगे समझते हैं बेटा, आगे समझते हैं। देखना आगे, आगे देखना बेटा। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझना, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। इस चैप्टर में मतलब हम अपनी क्लास में केवल फिनोटाइप पे फोकस करेंगे, बट आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए जरूर। देखो, मान लो मटर के प्लांट ले लिए मैंने, अब पर्पल दिखाई दे रहा है, पर्पल दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो फिनोटाइप। लेकिन वो ये है किस वजह से, ये है किस वजह से, इन ट्रेट की वजह से, बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, इस वजह से है। तो ये तो क्या हुआ, ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो आप देख नहीं पा रहे हो। जो आप देख नहीं पा रहे हो वो क्या है, जीनोटाइप। जो देख पा रहे हो वो क्या है, फिनोटाइप। डन है? डन? पक्का? पक्की बात है? जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप जीन, जो जीन में है वो जीनोटाइप, जो फीन मतलब उसको फील कर पा रहे हो, फीन ऐसे, फिनोटाइप याद रखना, फील कर पा रहे हो वो फिनोटाइप। ठीक है, अब समझना, अब एक चीज समझना बेटा, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, अगर समझ में ना आए एज इट इज इसको रटा लेना, लेकिन समझ में जरूर आएगा। सुनो, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि कोई प्लांट प्योर टॉल है, प्योर टॉल है, सुनना, अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कोई प्लांट प्योर टॉल है, प्योर टॉल, तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों के दोनों ट्रेट उसमें डोमिनेंट होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रेट उसमें क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। प्योर टॉल मतलब दोनों के दोनों ट्रेट डोमिनेंट होंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई प्लांट प्योर स्मॉल है, यानी कि प्योर ड्वार्फ है, तो दोनों के दोनों ट्रेट उसमें कैसे होंगे बच्चा, कैसे होंगे बच्चा, रिसेसिव होंगे। डन है क्या? ये चीज समझ में आ गई, आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई प्लांट का जो सीड है वो प्योर राउंड है, प्योर राउंड, प्योर राउंड, ठीक है, प्योर राउंड, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रेट उसमें कैपिटल आर होंगे। और अगर मैं बोलूं कि प्योर रिंकल्ड है, प्योर रिंकल्ड, ठीक है, प्योर रिंकल्ड, ठीक है जी, प्योर रिंकल्ड, तो दोनों के दोनों ट्रेट उसमें रिसेसिव होंगे। और रिसेसिव को हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। प्योर वायलेट वीवी कैपिटल, प्योर व्हाइट स्मॉल वाला वी। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, प्योर समझ में आ गया, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जी के द्वारा
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है जी, मोनो हाइब्रिड, कॉपी निकाल लो अपनी अच्छे तरीके से और समझते हैं मोनो। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, ठीक है जी। और हाइब्रिड क्रॉस, यहां पर हाइब्रिड बनाना है दो को मिला करके, क्रॉस मतलब यहां पर क्या करवाना है, रिप्रो बच्चा क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। अब समझाता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान समझना। मोनो मतलब उन्होंने क्या करा, यहां पर एक ही कैरेक्टर लिया, एक ही कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, स्मॉल और टॉल, एक ही कैरेक्टर है, समझ में आ गया। अब समझना मेरी बात ध्यान से, उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, उन्होंने मटर लिए, मटर के पौधे लिए, ठीक है ना, और प्योर टॉल मटर का पौधा लिया, एक प्योर टॉल है ना, प्योर टॉल समझ में आता है, प्योर टॉल, और दूसरा मटर का पौधा लिया उन्होंने प्योर शॉर्ट, यानी कि प्योर ड्वार्फ। अब आपको पता है जब भी ये क्रॉस ब्रीडिंग होगी, एक पेरेंट से आता है मदर वाले से, एक आता है फादर वाले से, समझ में आ गया। यहां हमें उससे मतलब नहीं है कि फादर मदर कौन है, बट एक एक आएगा। अब जब भी हम इन पेरेंट की क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है जी, ब्रीडिंग कराएंगे, समझ में आया बेटा। ब्रीडिंग जब हम कराएंगे तो ये जो बनेगा, ये आपके पेरेंट्स ही तो है, ये क्या है, पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, ठीक है। इनकी जब क्या कराई जाएगी, क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहां पर अगली जो जनरेशन बनेगी वो देखो F1 जनरेशन है, इसके मतलब और होते हैं फर्स्ट फेलिल जनरेशन, बट आपको F1 जनरेशन याद रखनी है, F1 जनरेशन में ब्रीडिंग कैसे, मतलब आप क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूं। यहां से ये टी आएगा और यहां से ये वाला टी आ गया, ठीक है, तो क्या बन गया, टी। ये डोमिनेंट कौन है इसमें बेटा, डोमिनेंट कौन है, टॉल, तो क्या बनेगा, टॉल बनेगा, डन है क्या, पक्की बात है, डोमिनेंट कौन है, टॉल। फिर इसकी इससे एक बार कराऊंगा, तो इसकी मैंने स्मॉल टी से करवा दी, तो यहां पर टी स्मॉल टी बन गया, यहां पर डोमिनेंट भी, यहां पर डोमिनेंट टॉल ही रहेगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब इस वाले टी को लेते हैं, एक इसने अपना दे दिया, एक यहां से आ गया, यहां से क्या बन गया, टी स्मॉल टी, यहां भी डोमिनेंट रहेगा, यहां भी डोमिनेंट टॉल ही रहेगा, डन है। उसके बाद अगला समझना बेटा, अगला समझना, यहां से ये वाला टी आएगा और यहां से ये टी आ गया, इसका मतलब यहां भी डोमिनेंट कौन रहेगा मेरे बच्चे, टॉल ही रहेगा। इसका मतलब जो पहली वाली जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे के सारे प्लांट के टॉल होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है जनरेशन 1 में। जनरेशन 1 की बात करी है मैंने, जनरेशन 1, F1 जनरेशन आएगी, जनरेशन 1 में सारे के टॉल होने की पॉसिबिलिटी 100% होगी, क्योंकि यहां पर टॉल क्या था, डोमिनेंट था, यानी कि ये क्या था, डोमिनेंट था। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, टॉल आएंगे, और उसकी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है। कितनी है बेटा, 100% है। समझ में आ गया। लेकिन अब हम यहां पर F2 जनरेशन बिल्ड करेंगे, F2 जनरेशन, सेकेंड फेलिल जनरेशन। बट बेटा कैसे कराएंगे, किसी भी दो को उठा लो, किसी भी दो प्लांट्स को उठा लेते हैं, लेट्स से मैंने यहां से टी वाला उठा लिया, यहां से इस वाले को उठा लेता हूं बेटा, यहां से मैं इसको उठा लेता हूं, डन है। अब इनकी मैं क्या कराऊंगा, क्रॉस ब्रीडिंग। अब F1 जनरेशन किसका काम करेगी, पेरेंट का काम करेगी। F1 जनरेशन किसका काम करेगी, पेरेंट का काम करेगी। बेटा हर बाप का एक बाप होता है, बात सुनिए ना, तो हर बाप का एक बाप होता है, ये चीज समझ में आ गई बेटा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो बस वही कहानी यहां पर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है जी। आइए समझते हैं इसको। अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब यहां से ये टी आएगा, यहां से ये टी आएगा ना, तो यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, तो यहां पर टी और टी, डन है क्या, डन है, ओके। अब यहां से ये वाला टी आएगा, यहां से ये टी आएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, डन है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आगे देखना बेटा, आगे देखना। यहां से ये स्मॉल टी ले लिया हमने, यहां से कैपिटल टी, और कन्वेंशन के अनुसार टी पहले आएगा, लेट कैपिटल वाला, और स्मॉल वाला बाद में। उसके बाद आगे देखना बेटा, यहां से ये टी जाएगा और यहां से ये टी आया, तो यानी कि स्मॉल टी बन गया,
डन है। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई बेटा? F2 जनरेशन हो गई। कौन सी जनरेशन हो गई? F2 जनरेशन हो गई। ये कौन सी जनरेशन हो गई? F2 जनरेशन हो गई। अब जरा मुझे बताओ कि इस वाले ट्री प्लांट में कौन डोमिनेंट है? कौन डोमिनेंट है? तो दोनों ही डोमिनेंट, टॉल वाला डोमिनेंट दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसमें होगा? टॉल होगा। इसमें कौन डोमिनेंट है? तो यहां पर टॉल डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा होगा? टॉल होगा। यहां पर कौन डोमिनेशन दिखा रहा है? टॉल ही दिखा रहा है। ये भी प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। यहां पर कौन अपना डोमिनेंसी दिखा रहा है? तो रिसेसिव वाला दिखा रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट होगा, यानी कि ड्वार्फ होगा। समझ में आया? क्या इसका मतलब ये है कि हर तीसरे बच्चे के बाद चौथा बच्चा छोटा होगा? नहीं। 10 बच्चे होंगे, 10 के 10 टॉल भी हो सकते हैं। 20 बच्चे होंगे तो 20 के 20 शॉर्ट भी हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारे फादर, ये मदर, उनका 3 बच्चे लंबे हैं तो चौथा बच्चा शॉर्ट नहीं होगा भाई। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। एक्चुअल आंसर कुछ और हो सकता है। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे टॉल के बाद चौथा छोटा ही होगा। 10 बच्चे होंगे तो 10 के 10 टॉल हो सकते हैं। 10 बच्चे 10 के 10 शॉर्ट भी हो सकते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी, नॉट ए एक्चुअल आंसर। ये दिमाग में क्रिएट करके चलना है चीज। डन है? डन है। अच्छा, मुझे बताओ यहां पर एक बात कि आप जो देख पा रहे हो उसमें टॉल से शॉर्ट का क्या रेशियो है? टॉल से शॉर्ट। अच्छा, जो देख पा रहे हो वो क्या है? जो देख पा रहे हो वो क्या है बेटा? जो देख पा रहे हो वो क्या है? फिनोटाइप। वो क्या है बेटा? फिनोटाइप। वो क्या है? फिनोटाइप। जो देख पा रहे हो वो फिनोटाइप है। तो देख पा रहे हो टॉल कितने बेटा? 1 2 3। 1 2 3। शॉर्ट कितने बेटा? 1। तो फिनोटाइप में टॉल से शॉर्ट का रेशियो क्या बन गया? 3:1। अच्छा, जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? इसमें जीनोटाइप में जीन कौन कौन से हो सकते हैं? है ना? टॉल शॉर्ट और शॉर्ट। अब जरा देखो, टी कितना है? 1। टी कितने बेटा? 2। 1:2:1। क्या सर ये बनेगा एग्जाम में? नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना जीनोटाइप में ये रेशियो बन सकता है। डन है बेटा? डन है क्या? क्लियर है? डन है? ये चीज क्लियर है? पक्की बात है बेटा? क्या समझ में आया? क्या ये एक्चुअल आंसर थे? नहीं बेटा। क्या जीनोटाइप में या लिखना है आपको एग्जाम में? हाँ। टॉल शॉर्ट में ये लिखना है। अच्छा, शॉर्ट टॉल में पूछ लिया तब कैसे लिखोगे? डन है? कंसेप्ट दिमाग में गया? एग्जाम में अगर यहां पर टॉल ना दे करके वो वीवी और स्मॉल वीवी दे दे, कर लोगे? ऐसे ही करना है। आर स्मॉल आर दे दे, कर लोगे? ऐसे ही करना है। बस प्रैक्टिस एक बार और कर लेना अभी तुरंत। ठीक है? डन है? क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? तो बेटा देखो, क्वेश्चन क्या है? अ क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल, 50% शॉर्ट। 50% टॉल, 50% शॉर्ट। यहां पॉसिबिलिटी की बात हुई अगेन। द जीन कॉम्बिनेशन फॉर द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। इसका मतलब आधे छोटे होने चाहिए, आधे बड़े होने चाहिए। हम सबका करा के देखते हैं। अगर मैं पहले वाले का कराऊं, है ना? अगर मैं पहले वाले का कराऊं, यहां से टी से टी आएगा, इसका टी से टी आएगा, यहां से टी से टी आएगा, और यहां से टी आएगा। तो यहां तो आधे हो ही नहीं रहे, आधे का तो रेशियो बन ही नहीं रहा बेटा। ये तो 3 बड़े हो गए, 1 छोटा हो गया। 50% कहां से बना? नहीं बन पाएगा। इस ऑप्शन को हटा दो, इसको देखते हैं। यहां देखो, टी इज टी, ये टी का इस टी के साथ, इस टी का इस टी के साथ, इस टी का इस टी के साथ। क्या तुम्हें आधे आधे दिख रहे हैं? ये तो 3 लंबे, चारों के चारों लंबे बन गए। ये तो चारों के चारों लंबे हो गए। इसमें देखते हैं, इस टी का इस टी के साथ, इस टी का इस टी के साथ। देखो, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, फिर इस टी का इस टी के साथ, फिर इस टी का इस टी के साथ। क्या तुम्हें आधे दिख रहे हैं? देखो, ये 2 छोटे होंगे और ये 2 बड़े होंगे। क्या 50-50 की पॉसिबिलिटी दिख गई? आंसर क्या होना चाहिए मेरा बेटा? ये होना चाहिए। समझ में आया? कंसेप्ट भी क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, करा के देख लिया हमने, समझ में आ गया।
क्वेश्चन ने क्या बोला था, 50% टॉल होने चाहिए, 50% शॉर्ट होने चाहिए। तो यही मेरा ऑप्शन बन रहा है जो 50% टॉल दे रहा है, 50% शॉर्ट दे रहा है। क्यों सर, समझ में नहीं आया बेटा? डोमिनेंस यहाँ पर टॉल वाला है, यहाँ पर रिसेसिव हो गया तो शॉर्ट हो गया, यहाँ पर टॉल डोमिनेंस है, यहाँ पर रिसेसिव तो शॉर्ट हो गया। समझ में आ गया? अरे क्लियर है, डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या सवाल और घूम सकता है? बिल्कुल घूम सकता है मेरे बच्चे। इस वाले सवाल को चेक करो जरा। In the experimental with pea plant, a pure tall is crossed between pure short. The ratio of pure tall to pure short will be, बताओ बेटा। सुनो, प्योर टॉल ले लेते हैं, प्योर टॉल ले लेते हैं और प्योर शॉर्ट लेते हैं, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दो। टी का टी से, टी का इस टी से, इस टी का इस टी से, इस टी का इस टी से। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? टी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी हमने इसके इससे, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्योर क्रॉस बिटवीन, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट, ठीक है। इस टी का इस टी से ले लिया मैंने, टी टी, फिर इस टी का इस टी से ले दिया मैंने, टी टी, फिर इस टी का इस टी से कर दिया मैंने, टी टी, फिर इसका इससे कर दिया हमने, टी टी। ठीक है जी। अच्छा F2, अरे सॉरी सॉरी, ये F1 जनरेशन बन रही है यार, ये F1 जनरेशन, F2 का पूछा है। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2। ओके, ये F1 निकाला, अब मैं F2 निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? इन दोनों में से किसी को ले लो, ठीक है जी। हाँ, अब F2 बनाता हूं। तो T का T से, इस T का इस T से, इस T का इस T से, फिर इस T का इस T से। अब इसमें कौन सा तुम्हें प्योर टॉल दिख रहा है बेटा? ये। प्योर शॉर्ट कौन सा दिख रहा है? ये। तो रेशियो कितने कितने का हो गया? 1:1। ठीक है बेटा, प्योर शॉर्ट प्योर टॉल समझ में आ गया बेटा? ये मैंने जो बनाई थी ये पेरेंट्स हो गए, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई और ये सेकंड जनरेशन हो गई। क्वेश्चन रीड करो। इन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, प्योर टॉल इज क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। F1 का नहीं पूछा था, F2 का पूछा था, F2 तक लेके जाना था। ये पेरेंट हो गए, हमने पहले F1 जनरेशन बनाई, फिर F2 बनाई। F2 में कितने प्योर टॉल है? प्योर टॉल का मतलब दोनों के दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। कितने तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं? ये प्योर टॉल नहीं है, समझ में आया? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, तो आप प्योर शॉर्ट प्योर टॉल बोलोगे। ये चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर प्योर शॉर्ट कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो प्योर शॉर्ट और प्योर टॉल के बीच में क्या रेशियो है? 1:1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, 3:1 करके आते, मुझे पता है। डन है? क्लियर है? क्लियर है? डन है क्या? बनाना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें यार, ठीक है। अच्छा, और एमसीक्यू है क्या? देखो भैया, देखो एमसीक्यू क्या है, देखो। अ क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट। मतलब टू टॉल पी प्लांट लिए मैंने, टू टॉल लिए, ठीक है। फिर उनके ऑफस्प्रिंग बनाए और उसमें कुछ आपके छोटे प्लांट आए। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल पेयर है? कुछ छोटे आएंगे। सुनो, दोनों के दोनों टॉल का मतलब यहाँ एक छोटा है एक बड़ा है, हटा दो मैंने। ये छोटा है बड़ा है, दोनों के दोनों टॉल नहीं है, दोनों तो ऑप्शन ऐसे हटा दिए। समझ में आ गया? उसने बोला दोनों के टॉल होने चाहिए। ये मुझे शॉर्ट दिख रहा है, ये टॉल दिख रहा है, मैंने शॉर्ट वाला हटा दिया। यहाँ से यहाँ टॉल दिख रहा था, ये शॉर्ट, मतलब ये टॉल था, ये शॉर्ट था, मैंने हटा दिया। क्योंकि दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? टॉल होने चाहिए, हटा दिया। अब इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन सा छोटे प्लांट भी देगा। आओ चेक करते हैं। जब इन दोनों की करवाऊंगा क्रॉस ब्रीडिंग, इस टी की इस टी से बनेगी, टी हो गया। इस टी की इस टी से बनेगी, टी स्मॉल टी हो गया। इस टी की इस टी से बनेगी, स्मॉल टी बड़ा टी हो गया। इस टी की इस टी से बनेगी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि यहाँ टॉल आ रहा है, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं जरा, इसको चेक करते हैं। इस टी की इस टी से टी टी, इस टी की इस टी से टी टी, इस टी की इस टी से टी टी, इस टी की इस टी से टी टी। ये तो सब कैसे बन रहे हैं? लंबे बन रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था? कुछ छोटे आने चाहिए। कुछ छोटे कहाँ आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। ये कौन सा है? ऑप्शन ए। समझ में आया? क्लियर है?
बुद्धि, तीनों सवाल दिखा दिए मैंने कैसे घुमा के पूछेगा, तीनों ही करवा दिए, रटना नहीं, बना के देखना एग्जाम में भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताओ, पढ़ा है तुमने? चलो चलो भाई, और क्या क्या कौन सा कर, बताओ जरा। अक्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट टीटी एंड शॉर्ट प्लांट टीटी रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट। सारे के सारे टॉल क्यों हुए? क्योंकि टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है? डन है क्या? ओके। एमसीक्यू में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं आपके लिए, ये वाले देखो बेटा। मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर टॉल प्लांट टीटी विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी, ऑब्टेन ऑल टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। ठीक, क्वेश्चन क्या देखते हैं, व्हाट इज द जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। बच्चा बच्चा कर देगा। F1 जनरेशन के क्या पूछे उसने, कॉम्बिनेशन। कौन से लिखोगे, कौन से लिखोगे? F1 वाले कौन से लिखोगे? ये वाले। डन है क्या? लिख दोगे ना? लिख दोगे कि नहीं? बोलो, लिख दोगे ना? पक्की बात है? ठीक है जी। आगे और क्या पूछा था देखते हैं। गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट आर ऑब्जर्व्ड इन F1 बिकॉज डोमिनेंसी ऑफ टॉलनेस। ठीक है जी। आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्लांट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन when F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। F2 का रेशियो पूछा है, जीनोटाइप का पूछा है नहीं, फिनोटाइप का पूछा है। 3:1। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी। यहां पर ऐसे लिख देना ना, रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स। ठीक है, इन F2 जनरेशन, इन F2 बना के भी दिखा देना बेचारे गरीब को, एग्जामिनर को। ठीक है जी, बीबी बेचारे की तंग करती है, तुम्हारे नंबर काट देगा, इससे अच्छा उसको बना के दिखा देना 3:1। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं? कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? ये सेम सवाल रिपीट हो गया एक बार फिर से। चलो, ये गिवन बिलो इज अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर वायलेट flowered pea plant V and a pure white flowered pea plant V. Diagrammatically explain what type of progeny is obtained. Progeny मतलब बच्चे is obtained in F1 generation and F2 generation. F1 का भी बताना है, F2 का भी बताना है। कर दो फटाफट से, कर दो फटाफट से। क्या हो जाएगा? VV। अरे यार खुद कर लो ना, मैं क्यों करूं? करो जरा, करो बेटा फटाफट से, खुद से करो बेटा फटाफट से। कितना बेशर्म बेटा, बना ले बेटा, बना ले। रुक दिया नहीं बनाया बेटा। आओ बेटा, देखो बेटा कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉसिंग इससे करवाओ एक बार। ठीक है जी, V स्मॉल v, फिर इसकी क्रॉसिंग इस वाले से कराओ एक बार, V स्मॉल v। समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको समझ में आया। फिर इसकी क्रॉसिंग इससे कराओ एक बार, V स्मॉल v। फिर इसकी क्रॉसिंग इस वाले से कराओ एक बार, V स्मॉल v। बेटा अगर तुझे डाउट हो रहा है कि पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पेपर में ऐसे ही लिखना है 2 नंबर में। ये बन गई कौन सी जनरेशन? कौन सी जनरेशन बच्चा? कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। आओ बेटा F2 बनाते हैं। F2 कैसे बनाएंगे? इन चारों में से कोई 2 उठा ले बेटा, इन चारों में से कोई 2 उठा ले। V छोटा v छोटा v, यहां से ये v आएगा, यहां से ये v आएगा। आ गया बेटा? बोल हाँ। यहां से इसको लिया बेटा, यहां से इसको लिया बेटा, स्मॉल b और कैपिटल v। डन है। आगे देखना, यहां से बेटा इसको ले जा, यहां से इसको ले जा, तो स्मॉल v कैपिटल v है ना, पहले कैपिटल फिर स्मॉल। फिर बेटा यहां से इसको लिया, इसको यहां से लिया बेटा, कैपिटल v नहीं बनेंगे, दोनों के दोनों स्मॉल बनेंगे। कितने लार्ज है? 3 लार्ज है। 3 सॉरी लार्ज नहीं था, यहाँ पर क्या था? वायलेट है ना, वायलेट v हो गया। वायलेट से व्हाइट का रेशियो कितना? 3:1। ये वायलेट है, प्योर वायलेट बन गया। ये वाला प्योर वायलेट, ये दोनों प्योर नहीं है लेकिन वायलेट ही है। और यहाँ पर क्या हो गया? आपका व्हाइट हो गया। अच्छा, प्योर वायलेट प्योर रेड से क्या मतलब है? कुछ कलर फेड हो जाएगा लेकिन वायलेट की तरह ही लगेगा। डन है क्या? ये आपको मोनो हाइब्रिड विद क्वेश्चन समझ में आ गया है? पक्की बात है? पक्का?
चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था, ये वाला ना, मतलब ये एनसीईआरटी का डायग्राम कहाँ रह गया, ये वाला। ठीक है जी, यहाँ भी सेम ही चीज थी, मैंने तो बना के दिखाई। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां से सवाल भी बनते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब क्या हुआ, दो कैरेक्टर एक साथ लेने, दो कैरेक्टर एक साथ लेने। कौन कौन से दो कैरेक्टर एक साथ ले लेते हैं, कौन कौन से दो कैरेक्टर एक साथ ले लेते हैं बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना। मैं एक काम करता हूं, टॉल, ठीक है जी, ये आपका प्योर टॉल हो गया, ये कैरेक्टर ले लिया मैंने एक, और इसके साथ में दूसरा कैरेक्टर ले लिया बिल्कुल राउंड, ठीक है जी, टॉल और राउंड, ठीक है जी। ये प्योर टॉल हो गया, ये प्योर टॉल हो गया, एंड प्योर राउंड हो गया, प्योर राउंड हो गया, ठीक है जी। एक छोटा ले लेता हूं, ये आपका ड्वार्फ यानी कि स्मॉल हो गया, ठीक है जी। और यह इसके साथ मैंने ले लिया रिंकल्ड, क्या ले लेता हूं मैं, रिंकल्ड ले लेता हूं, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ठीक है जी, स्मॉल बट रिंकल्ड, ठीक है। रिंकल्ड मतलब क्या होता है बेटा, दो कैरेक्टर एक साथ लिए इसलिए बाई बोल रहे हैं, और यहां पर क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया, डन है। दो कैरेक्टर एक साथ लिए बेटा, दो कैरेक्टर एक साथ लिए हैं, दो कैरेक्टर एक साथ लिए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर, टॉल, ठीक है जी, यहां हमने लंबाई देखी और ये देखा कि सीट जो है राउंड है कि नहीं, ठीक है, तो हमने यहां पर लंबा और राउंड समझ में आ गया, लेकिन यहां पर छोटा लेकिन रिंकल्ड, घुमा फिरा, डन है। आइए पेरेंट से F1 जनरेशन बनवाते हैं, पेरेंट से F1 जनरेशन बनवाते हैं, सब जैसा सिखा रहा हूं वैसा सीखते चलना, पेरेंट से, है ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉल टॉल राउंड राउंड, ये पूरा कैरेक्टर ले लिया, ठीक है जी, और स्मॉल स्मॉल रिंकल्ड ले लिया। अच्छा, जब क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो ये कौन कौन से पॉसिबल पेयर दे सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल पेयर दे सकते हैं, आइए समझना। यहां से टॉल राउंड आ सकता है, टॉल राउंड आ सकता है, यहां से टॉल राउंड आ सकता है, टॉल राउंड आ सकता है, यहां से भी टॉल राउंड आ सकता है, मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है जी, यहां से भी टॉल राउंड आ सकता है, और यहां से भी टॉल राउंड आ सकता है, ठीक है। इन दोनों के पॉसिबल पेयर ये बन गए, इन दोनों के पॉसिबल पेयर ये बन गए। अभी ये मैंने क्रॉस करवाया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से पेयर यहां से बन सकते हैं, कौन कौन से पेयर यहां से बन सकते हैं। ये इधर वाले प्लांट की थी, अब इधर वाले प्लांट से लेता हूं, यहां से कौन कौन से पेयर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल और रिंकल्ड आ सकता है, स्मॉल और रिंकल्ड, इन दोनों से स्मॉल रिंकल आएगा, यहां से भी स्मॉल रिंकल्ड आ जाएगा, फिर यहां से भी स्मॉल रिंकल्ड आ गया बेटा, और फिर यहां से भी आपका स्मॉल रिंकल्ड आ गया। डन है क्या बेटा, डन है बच्चे, बोलो फटाफट से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई चक्कर तो नहीं किसी बात का। चलिए अब कराते हैं हम F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन बनी नहीं है, यहां से पेयर निकाले हमने, कौन कौन से पेयर बनते हैं, F1 जनरेशन बनाते हैं। चलो, ये जनरेशन नहीं बनी है अभी, हमने यहां पर देखा कि पेयर, क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो वहां से पेयर निकालना जरूरी है। अब बनाते हैं F1 जनरेशन। इसको कैसे बनाना होता है, आप इसको लिखो ऐसे हॉरिजॉन्टली, TR TR TR, ठीक है जी, TR, ठीक है जी। आप इसको लिखो वर्टिकली, TR 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 TR, इसको वर्टिकली लिखना है, उसको हॉरिजॉन्टली। समझ में आ गया। अब मैं जैसा बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे करते चलिए। डन है बेटा, आइए समझते हैं। चार यहां से, चार यहां से, अगर हमारी गणित अच्छी है तो 4 into 4 16 आउटकम निकलेंगे। आइए बनाते हैं। जब हम इन दोनों का कराएंगे तो ये क्या बनेगा, T T R R। जब हम इसकी इससे कराएंगे तो भी क्या बनेगा, T T R R। जब इसकी इससे कराएंगे तब भी क्या बनेगा, T T R R। इसमें भी क्या बनेगा, T T R R। अब मुझे एक चीज पता लग गई कि यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो सारे के सारे कैसे बनेंगे, सारे के सारे कैसे बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। समझ में आया, ये सारे के सारे आउटकम कैसे बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। इसका मतलब सारे के सारे कैसे बनने वाले हैं, टॉल एंड राउंड। F1 जनरेशन जो बनी है, ये जो F1 जनरेशन बनी है, यहाँ के सारे जो टोटल 16 रिजल्ट्स हैं, ये कैसा रिजल्ट देंगे, कैसा रिजल्ट देंगे, टॉल ही देंगे, मतलब लंबा और गोल एंड राउंड,
ठीक है जी। यहां से F1 जनरेशन में समझ में आ गया बेटा, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि डाई हाइब्रिड है, तो ये आपको समझ में आया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल और राउंड रहेंगे, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल और राउंड रहेंगे। लेकिन अब हमको यहां से क्या बनानी है, F2 जनरेशन। क्या बनानी है बेटा, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसा आपका भाई बोल रहा है वैसा वैसा करते चलो। अगली स्लाइड पे आ जा रहा हूं, ये हमारी F1 जनरेशन बनी है। ये कौन सी जनरेशन बनी मेरे प्यारे बच्चे, F1 जनरेशन बनी है। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन बनी है। आइए बनाते हैं F2 जनरेशन। कौन सी बनाते हैं, F2 जनरेशन। बेटा ये मैंने सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन हर 11th में जब मैथमेटिक्स लोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, वहां सिलेक्शन करते हैं पहले, समझ में आया। ये सिलेक्शन करा है हमने अभी, ये हमने हाइब्रिड करवा दिया, ठीक है। आइए इसकी F2 जनरेशन बनाते हैं। F2 जनरेशन कौन सी जनरेशन है बेटा, F2 जनरेशन। आइए बेटा समझाता हूं आपको, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। लेकिन ये कैसे कराएंगे, इनमें से कोई भी दो उठा लो, इनमें से कोई भी दो उठा लो, इनमें से कोई भी दो उठा लो। यानी कि बेटा कौन से दो उठा लेता हूं मैं, टी टी आर आर और टी टी आर आर, ठीक है जी। इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाता हूं। डन है, डन है क्या, डन है बेटा, डन है। लेकिन यहां फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। आओ पहले सिलेक्शन करते हैं बेटा, आओ पहले सिलेक्शन करते हैं, है ना, सिलेक्शन। तो यहां देखो टॉल और राउंड, यहाँ पे टीआर आ सकता है, एक सिलेक्शन आ सकता है, मतलब इसकी हमने किससे करी, इससे करी, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में ऐसे नहीं आ रहा, टी आर, तो यहां से पहला क्या आ सकता है हमारा, टी आर, ठीक है जी। यहां से दूसरा क्या आ सकता है, टी स्मॉल आर। तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा क्या आ सकता है, टी और आर, यानी कि स्मॉल टी कैपिटल आर। चौथा क्या आ सकता है हमारा, यहां से ये वाला टी और ये वाला आर, यानी कि स्मॉल टी। डन है बेटा, डन है बेटा, बोलो फटाफट से, क्लियर है। सिमिलरली यहां से निकालते हैं, यहां भी सेम ही निकलेंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, यहां भी सेम ही निकलेंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है जी। यहां भी सेम ही निकलेंगे, तो टी आर टी आर टी आर और टी आर। अच्छा यहां मैंने सीक्वेंस में लिखा है, जो सीक्वेंस मैंने यहां लिखा है यहां भी वो सीक्वेंस लिखना है, ठीक है। यहाँ इस वाले को भी ऐसे लिख देना बेटा, ठीक है। ये हमने सिलेक्शन करा, अब हम कराते हैं ब्रीडिंग, ठीक है जी। अब हम क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस कराने का तरीका सीधा समझना, कुछ नहीं करना। इसको आप कैसे लिखो, इसको कैसे लिखो, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लिखो ना, इसका हॉरिजॉन्टल लिखो, टी आर टी आर टी आर स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इस वाले को आप वर्टिकल, दोनों सेम ही है तो इसको आप वर्टिकल लिख दो। डन है बच्चों, डन है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बेटा, समय तो देना पड़ेगा ना। तो मैं जब तुमने गर्लफ्रेंड बनाई थी उसको भी समय दिया था, बिना समय दिए तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी बेटा, समझ में आया। तो जब वो बिना समय के नहीं रुक रही तो तेरे मार्क्स कैसे बिना समय के आ जाएंगे बेटा, बोल फटाफट से, नहीं आ सकते ना। समय तो देना पड़ेगा, कुछ लेने देने पर ही जिंदगी कायम है बेटा। चलो अब क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं बेटा, चलो। इसकी जब इससे कराऊंगा क्या बनेगा, टी टी आर आर, समझ में आ गया। इसकी जब इससे कराऊंगा तो क्या बनेगा, टी टी कैपिटल आर पहले स्मॉल बाद में। इसकी जब इससे कराऊंगा तो क्या बनेगा, टी टी आर आर। फिर इसकी जब इससे करवाऊंगा तो क्या बनेगा, टी टी आर आर। समझ में आ रहा है कैसे, टी टी ये लिख दिया मैंने, आर आर ये लिख दिया, टी टी ये लिखा है और आर आर ये लिखा है, ठीक है। फिर टी टी ये लिख दिया मैंने, आर आर ये लिख दिया, समझ में आ गया, डन है। सिमिलरली यहां पे देखो, टी टी कितना हो गया, टी टी हो गया, फिर आर आर इस तरह से लिख दो, फिर टी टी आर आर, फिर टी टी आर आर, फिर टी टी आर आर, फिर यहां पे देखो टी टी आर आर, ठीक है जी। फिर टी टी आर आर, ठीक है जी। फिर टी टी आर आर, ठीक है बेटा। फिर टी टी आर आर, डन है बेटा। उसके ध्यान देखो, इसको ले लो,
तो टी टी आर आर बन गया, टी टी आर बन गया, टी टी आर टी टी आर। ठीक है बेटा, ये आपके टोटल आउटकम बन गए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब यहां से आपको निकालना है फिनोटाइप का रेशियो। वो रेशियो कैसे निकलेगा? हमने क्या क्या लिया था? सबसे पहले हमने लिया था टॉल राउंड, तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेशियो टॉल राउंड का, फिर हम निकालेंगे टॉल रिंकल्ड का, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, टॉल राउंड रेशियो, टॉल रिंकल्ड, फिर शॉर्ट राउंड और फिर शॉर्ट रिंकल्ड। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। टॉल राउंड टॉल रिंकल्ड, ठीक है, और शॉर्ट राउंड शॉर्ट रिंकल्ड। अब टॉल होने के लिए कैपिटल टी डोमिनेंट होना चाहिए और राउंड होने के लिए कैपिटल आर एक होना चाहिए। समझ में आया? टॉल होने के लिए एक कैपिटल टी होना चाहिए, राउंड होने के लिए एक कैपिटल आर होना चाहिए। आइए खोजते हैं किस किस में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, कहां कहां आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। टॉल राउंड है, 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 टॉल राउंड नहीं है, लेकिन राउंड नहीं है, रिंकल्ड है। टॉल है राउंड है, टॉल है लेकिन राउंड नहीं है, टॉल राउंड दोनों है, टॉल राउंड दोनों है, टॉल भी नहीं है लेकिन राउंड है तो नहीं चलेगा, टॉल नहीं है राउंड है नहीं चलेगा, टॉल राउंड दोनों है, टॉल है लेकिन राउंड नहीं है, टॉल भी नहीं है केवल राउंड है, टॉल भी नहीं है राउंड भी नहीं है। तो कितने ऐसे हैं जो टॉल राउंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर कितना आ गया? टॉल रिंकल्ड, यानी कि कैपिटल टी हो और दोनों के दोनों स्मॉल आर हो। टॉल के लिए कैपिटल टी चाहिए और रिंकल्ड के लिए हमको स्मॉल आर चाहिए। टॉल, टॉल दिख रहा है, रिंकल्ड दिख रहा है, रिंकल्ड है ना? बोलो, रिंकल्ड है, बिल्कुल सही बात। 1 टॉल रिंकल्ड, 2 टॉल नहीं, टॉल नहीं, टॉल हाँ लेकिन रिंकल्ड भी है, बिल्कुल सही बात है। और कोई बन रहा है टॉल रिंकल्ड? नहीं, तो यहां पर कितना आ गया? टॉल रिंकल्ड 3। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब दोनों स्मॉल टी, और राउंड मतलब एक कैपिटल आर। ठीक है, अब शॉर्ट, शॉर्ट कौन कौन सा भेदे भाई इसमें? शॉर्ट कौन कौन सा है? ठीक है, तो शॉर्ट, शॉर्ट कहां गया? ये शॉर्ट है, रिंकल राउंड भी है, शॉर्ट है राउंड है, बिल्कुल है, शॉर्ट है राउंड है। कितने हो गए बेटा? 3। 3 कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। आप बोलेंगे सर 3 हो गए। शॉर्ट रिंकल्ड कितने हैं? केवल एक बचा है, शॉर्ट रिंकल्ड केवल एक बचा है। तो यहां पर फिनोटाइप का रेशियो क्या बन गया? टॉल राउंड टॉल रिंकल्ड, शॉर्ट राउंड शॉर्ट रिंकल्ड का रेशियो बन गया 9:3 रेशियो 3 रेशियो 1। अगर सारी की सारी कहानी समझ में नहीं आई है, एक एमसीक्यू अच्छा करना चाहते हो, 9:3 रेशियो 3 रेशियो 1। तुम्हें, मुझे लग रहा है समय जरूर लिया है मैंने, बट चीज को दिमाग में डाल दिया है अच्छे तरीके से, किसी को भी समझा पाओगे। डन है क्या? क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, मेहनत तो लगेगी भाई। अच्छा, एग्जाम में टी टी की जगह येलो वाई वाई कर देगा, यहाँ टॉल टॉल था वो येलो कर देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? कैसे कर देगा भाई? देखो, ये देखो, देखो येलो येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है जी, यहां पर देखो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो तुम इसके महारथी हो गए हो अगर तुम्हें समय दिया तो। ठीक है जी, तो यहां भी रेशियो 9:3:1 बनेगा। सवाल कैसा बनता है देखना। इन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट, शेप एंड कलर ऑफ सीड। देखो बेटा, यहां पर 2 कैरेक्टर लिए हैं, 2 कैरेक्टर शेप और कलर लिया है, शेप और कलर लिया है, यानी कि येलो ग्रीन की बात हुई होगी या फिर रिंकल राउंड की। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन F2 प्रोजनी, F2 जनरेशन में क्या रेशियो होने वाला है? 1:3 तो नहीं होता, क्योंकि ये तो शेप और कलर की बात हुई है। सवाल यहीं से बदल जाएगा,
यहाँ पर शेप और कलर की बात हुई है। अगर केवल एक ही चीज की बात होती कि टॉल और ड्वार्फ पे, तो रेशियो 3:1 हो सकता था आंसर। ये चीज को अच्छे से पढ़ना सवालों पे, है ना। अंधों की तरह मत जाना कि 9:3:3:1 भी दिया, 3:1 भी दिया, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ना क्वेश्चन को अच्छे से। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पढ़ लेना जरूर कि यहाँ पर शेप और कलर दो अलग अलग करेक्टर दिए थे। अगर एक ही करेक्टर होता तो रेशियो 3:1 होता। समझ में आया कि नहीं? डन है क्या बेटा? डन है? डन है? बोलो फटाफट से। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 4 नंबर में ये सवाल आएगा बेटा। In order to trace the inheritance of trait Mendel cross pea plant having one contrasting character or pair of contrasting character, when he crossed pea plant having round and yellow seed with a pea plant having wrinkled and green seed, he observed that no plant with wrinkled and green seed। दो चीजों की बात हुई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Write any two pair of contrasting character of pea plant used by Mendel other than mentioned above। यहाँ पर किस किस की चीज मेंशन की गई है, इसके अलावा दो दो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? अच्छा, सारे कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं सुनो। एक होता है कलर, एक होता है शेप, ठीक है, एक होता है टॉलनेस यानी कि उसका साइज, ठीक है जी। इन तीनों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। डन है क्या बेटा? ठीक है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है इन दोनों का डिफरेंशिएशन, भाई ने तो करा दिया, रट लेना बेटा वहां से इसको अच्छे तरीके से, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व्ड इन सीड ऑफ F2 जनरेशन, व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट। यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या होगा? 9:3:3:1 होगा, यानी कि हर किसी का अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टर है। इसका जो इंटरप्रिटेशन आएगा ना, ये मेंडल का कंक्लूजन है जो कि मैं आगे लेकर आया हूँ। मेंडल का जो कंक्लूजन था वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल करके, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेंडल का कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है बेटा। डन है बच्चा पार्टी? बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत? लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी plant used by Mendel for this experiment, stating the dominant and recessive character in each pair। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट के बारे में बताना है और रिसेसिव के बारे में बताना है। पेयर कौन कौन सा हो सकता है? टॉल हो सकता है, राइट। तो टॉल हो सकता है आपका। तो विजिबल में टॉलनेस और क्या ले लो बेटा? ड्वार्फ, लंबा और छोटा ले लो, है ना। कलर में आप येलो और ग्रीन ले लो, येलो और ग्रीन ले लो आप, ठीक है। वायलेट और व्हाइट ले लो, वायलेट और व्हाइट ले लो, है ना। उसके बाद और क्या बचता है? राउंड ले लो, राउंड एंड रिंकल्ड ले लो। तो ये लिख देना है 2 नंबर में पूरा, ठीक है जी। तो इसमें लिख देना कि वीवी जो है वो डोमिनेंट होता है और स्मॉल वी जो होता है वो रिसेसिव होता है। समझ में आ गया? तो एक काम करना है, इसको ऐसे लिख देना, डोमिनेंट वाले एक साइड लिख देना, रिसेसिव वाले एक साइड लिख देना, ठीक है जी। ये डोमिनेंट वाला ये है, ये एक साइड लिखना, ये रिसेसिव वाले हैं, इसको एक साइड लिखना। हो गया मार्क्स पूरा। डन है क्या? डन है? पक्की बात है क्या? अगला देखो, सेम सवाल है, समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन क्या है। व्हेन मेंडल क्रॉस पी प्लांट विद प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी, which two observation were made by him in F1 plant। ठीक है जी। प्योर टॉल प्योर शॉर्ट मतलब कौन सा वाला है? मोनोहाइब्रिड है, ठीक है जी। वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट लिख दोगे। RY RR राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन करा दोगे बेटा इसका, ठीक है जी। कर लोगे ना? ये खुद कर लोगे, बना दोगे ना पूरा? Mendel observed 4 type of combination in F2 generation. By which method did he obtain F2 generation? Write the ratio of parental combination obtained and what conclusion were drawn from it। ये conclusion तो मैं आगे बता रहा हूँ, conclusion बता रहा हूँ। रेशियो 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड होगा, ठीक है जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस मेथड, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसे बनाओ जरा, ये होमवर्क में करो, जरा खुद करो, इसे करके बता दो क्या है, ठीक है जी। F1 जनरेशन में पूछा है, F1 में पूछा है, F1 में पूछा है सारे के सारे राउंड और बोलो, बता दो कमेंट में, ठीक है। कमेंट में लिख दो, इसे फटाफट से लिख दो। चलो ये कंक्लूजन है बेटा, ये कंक्लूजन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द मेंडल का कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बताया है कि इसमें वन ट्रेट विल बी हाइड द प्रेजेंस ऑफ अनदर। जो डोमिनेंस दिखाएगा वो रिसेसिव को अंडरमाइन कर देगा, ठीक है जी। जैसे इंडियन घरों में हस्बैंड जो अपना डोमिनेंस दिखाता है तो दूसरे के रोल को
क्या कर दिया जाता है, डाउन। तो पहला तो ये था। दूसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द एलियस ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली दूसरे में जाते हैं और अपने कैरेक्टर को देते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट, two copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquire one factor from each parent। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे फीमेल के अंदर XX है, मेल के अंदर XY है, तो यहां से X जाएगा, यहां से X जाएगा, दोनों में से एक एक के कैरेक्टर आएंगे। यहां से X जाएगा, यहां से Y जाएगा, तो दोनों में से एक एक के कैरेक्टर आएंगे। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। समझ में आ गया। ये तीन कंक्लूजन है, तीनों में से एक आप लिख सकते हैं। डन है बेटा। अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे पता लगे बच्चा लड़का होगा या लड़की। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सम स्पीशीज रिलाई इंटायरली ऑन एनवायरनमेंट। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है ना जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड होती है। कैसे, मतलब वो रिप्रोडक्शन किस टेम्परेचर में कर रहे हैं, वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि वो मेल होगा कि फीमेल। ऐसा भी होता है सर? हाँ बेटा होता है। ह्यूमन में तो नहीं होता, लेकिन कुछ में होता है। किस में होता है? रेप्टाइल्स, द टेम्परेचर एट विच ए फर्टिलाइज एग आर केप्ट, टेम्परेचर जिसमें वो एग रखा जाता है वो डिटरमाइन करता है कि जो एनिमल डेवलपिंग इन द एग होगा वो मेल होगा कि फीमेल। यानी कि रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल होगा फीमेल। समझ में आया। जैसे स्नेल वगैरह में क्या होता है कि वो अपने आप ही सेक्स को चेंज कर लेते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। सोचो ना, मेल के अंदर भी ऐसा होता कि मतलब ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा होता कि जब उसको जरूरत पड़ती है अपना सेक्स चेंज कर लेते। सेक्स मतलब जेंडर चेंज कर लेते। तो स्कोप भी बहुत हो रहा है आजकल, तुम देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह में, है ना। लड़का बेचारा मेहनत कर करके परेशान है। खैर ये सारी बातें दूसरी हैं, बट यहाँ ये चीज समझ में आई। तो ह्यूमन बीइंग में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? वो होता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते, सेट में होते हैं। लेकिन 22 दोनों में कैसे होते हैं? कॉमन होते हैं। 22 कैसे होते हैं? कॉमन होते हैं। लेकिन जो बचा 23वां नंबर के पेयर, है ना, 23वें नंबर का जो जोड़ा बचता है, जो सेट बचता है, वो फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर XY होता है। मान लो दोनों ने क्या करा, दोनों ने कोपुलेशन करा। कोपुलेशन मतलब सेक्स किया, इंटरकोर्स किया। तो यहां पर अगर फीमेल से X गया और मेल से X आया, बनने वाला बच्चा लड़की होगी। बनने वाला बच्चा लड़की होगी। अगेन दोबारा फिर ट्राई करते हैं अगले बच्चे के लिए। तो यहां से X गया और यहां से Y आया, बनने वाला बच्चा लड़का होगा। फिर ट्राई करते हैं, यहां से X गया, यहां से X आया, बनने वाला बच्चा लड़की होगी। फिर यहां से अगेन ट्राई करा चौथे बच्चे के लिए, तो फिर यहां पर XY। लेकिन यहां जो मैंने एक बात बोली कि जब चौथे बच्चे के लिए ट्राई करा तो क्या ऐसा ही होगा कि 2 लड़के 2 लड़कियां? नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी है बेटा। 4 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़कियां भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज यहां समझने वाली है कि जो बच्चे का जेंडर है वो यहां मां डिसाइड नहीं करती, पिता डिसाइड करता है। अब हमारी सोसाइटी देख लो कितनी बेवकूफ है तुम लोग। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां पे सास ताना मारती है बहू को, रे करमजली तो लड़की दे रही है, लड़का नहीं दे पा रही है, उसको घर से भी निकाल दिया जाता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, एक्चुअल में देखे हैं। तो इसका मतलब उसे अपने लड़के को कोसना चाहिए इस बात के लिए। लड़का रिस्पॉन्सिबल है भाई। लड़की होगी लड़का होगा ये फीमेल डिसाइड ही नहीं कर सकती। कौन डिसाइड कर रहा है? मेल डिसाइड कर, मेल के क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे, मेल की ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी। समझ में आया। थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा का मतलब थोड़ा सा एक रैशनल माइंड होना चाहिए। लेकिन अगर मतलब हमारे जो इंडियंस है ना, इनमें थोड़ा सा रैशनल माइंड जा रहा है, आज भी देख ही रहे हो सब। समझ में आया। फिलहाल ये सारी बातें अलग है, ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर ऑफ चाइल्ड कौन डिसाइड करता है? जेंडर ऑफ चाइल्ड कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कौन? बच्चा। मेल डिसाइड करता है, ना कि फीमेल। एक एक चीज रट गई है, एक एक चीज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई क्वेश्चन करेंगे। When an X bearing sperm fertilize the egg, X स्पर्म में है, रिजल्टिंग जाइगोट हैज द, स्पर्म में अगर X है तो फीमेल में तो X होगा ही।
तो XX बनेगा, यानी कि 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। समझ में आ गया? क्योंकि स्पर्म में X क्रोमोसोम। समझ में आ गया? हराम खोरो, समझ में नहीं आया तो दिमाग लगा लो ना। अबे स्पर्म में X है, मेल में तो X आ रहा है और फीमेल तो X देगी, तो XX नहीं होगा, 44 प्लस XX। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? नहीं आई क्या? नहीं आई तो भाड़ में जाओ। उसके बाद मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, मेलनेस मतलब जेंडर कौन डिसाइड करेगा? X क्रोमोसोम इन द जाइगोट या Y क्रोमोसोम इन द जाइगोट? X Y क्रोमोसोम इन द जाइगोट। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? Y क्रोमोसोम इन द जाइगोट। डन है क्या? अगला क्वेश्चन, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। नहीं भैया, मदर से तो नहीं होगा, कौन करेगा? फादर। जब पहला नहीं हो सकता, ये हटा दो, ये हटा दो। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, तो सेकंड तो होगा ही होगा, तो सेकंड जब होगा ही होगा तो ये हटा दो, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसे सवाल हम कर सकते हैं बहुत इजीली। डन है क्या? आगे, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। परफेक्ट पेयर। ठीक है जी। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल। हाँ बिल्कुल ये सही है, असर्शन गलत है और रीजन राइट है। अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्रेट मदर फादर दोनों से होता है यार, ट्रेट है ना, करेक्टर। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और फीमेल चाइल्ड इज 50%, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट या डायग्राम। बेटा यहाँ पर 50% की प्रोबेबिलिटी सिखाई थी, ये देखो ये, तो पूरा चार्ट बना देना इस तरीके से। ठीक है, पूरा चार्ट बना देना अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, सवाल क्या है? इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन जाइगोट एंड ईच गैमेट। कर दोगे? अ फ्यू रेप्टाइल रिलाई इंटायरली ऑन एनवायरनमेंट क्यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और जिस टेम्परेचर पे वो रखा गया है वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा मेल होगा कि फीमेल होगा। थोड़ी देर पहले लिखा है, ये देखो यहाँ पर, देखो ये चीज, ये देखो। ठीक है, अब इजी लग रहा है पेपर? चलो आगे बढ़ते हैं। अ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स आर कंसीडर्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, कि अब मेल यार मेल कह के थोड़ी भेजेगा ले एक्स जा, ऐसा नहीं होगा, चांस होगा भाई, वो तो उधर लिख देना, है ना? ठीक है जी, डन है क्या? जस्टिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल बहुत अच्छे से पेपर देना है, यहाँ से सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। तीनों वीडियो आपने करी होंगी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले साल।